Hello viewers, welcome to my YouTube channel Competition World. Today we have very special guest Mr. Subham Tyagi, which is gold medalist from IIT Jodhpur and currently doing PhD Material Science from COST in Saudi Arabia. So welcome Tyagi. थैंक यू विवेक। त्यागी, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि नेट जेआरएफ और जस्ट के एग्जाम होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं अब्रॉड में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए? हाँ, बेसिकली हमको अगर अब्रॉड में पीएचडी करनी है तो हमको बेसिकली स्कॉलरशिप चाहिए होता है। वो आइदर हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से आए या फिर हमको एक्सटर्नल स्कॉलरशिप ढूंढे। तो अगर हमको एक्सटर्नल स्कॉलरशिप ढूंढते हैं तो उन केसेस में अगर हमारे पास ये एग्जाम क्लियर्ड है, हमारे नेट जेआरएफ और ये गेट और जेस्ट, तो वो काफी हेल्पफुल होता है उस केस में एक्सटर्नल फंडिंग ढूंढने में। जी, जैसे कि यूके है, उसमें एडमिशन कैसे लेते हैं, उसका आप एक रोड मैप बता दें। बेसिकली यूके में जो एडमिशन होता है वो ज्यादातर तो सारे प्रोफेसर के बेसिस पे होता है। लाइक प्रोफेसर तुमको सिलेक्ट करते हैं एंड दे आर कुछ स्कॉलरशिप्स भी निकलती है वहाँ पे यूके में। पर लेकिन ऐसा है कि यूके में बेसिकली जो स्कॉलरशिप निकलती है वो यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए निकलती है। तो जो बाकी वर्ल्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी कम स्कॉलरशिप्स होती है। तो तुमको एक्चुअली मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं उस चीज को। तो मैंने एक बार एक जी यूके जी। के प्रोफेसर से बात की थी, तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो आपको करीब 3-4 महीने से पहले से ही अपने प्रोफेसर की कांटेक्ट में रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो हमको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए करनी होती है। तो अगर हम पहले से ही कांटेक्ट में रहेंगे और अगर प्रोफेसर भी चाहता है हमको तो ज्यादा आसान होगा। नहीं तो फिर अगर हम मतलब ये भी होता है कि हम खुद की फंडिंग से भी स्कॉलरशिप कर सकते हैं, पर उस केस में उसका खर्चा करीब करीब अगर एक साल में मिनिमम हमारा 40,000 यूरोज के ऊपर चला जाता है। तो फॉर इंडियन लाइक एवरेज इंडियन स्टूडेंट वो काफी ज्यादा है। तो हमको बेसिकली स्कॉलरशिप भी ढूंढना है तो हमको प्रोफेसर के कांटेक्ट में रहना चाहिए पहले से ही। तो यही जरूरी है उस चीज के लिए। जी, कोई टेस्ट भी होता है वहां पे कि कांटेक्ट में रहने से ही हो जाता है, कि कोई टेस्ट वो लोग कराते हो कुछ भी ऐसा? बेसिकली हमको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है मतलब यूके के लिए। मतलब बाकी जो जगह है यूरोपियन कंट्रीज में जैसे जर्मनी वगैरह, वहाँ पे आपका बिना इन टेस्ट के भी हो जाता है। वहाँ पे उसके लिए आपको खाली अपने इंस्टीट्यूट से एक चाहिए होता है लेटर कि आपने सारे कोर्सेज जो किए हैं वो इंग्लिश में किए हैं। बट लेकिन यूके में जो जो यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वो बेसिकली आपसे कोई एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगती हैं, आइदर आईएलटीएस और आइदर टोफल। आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं और उसमें आपका कुछ उनका क्राइटेरिया होता है कि आपको इसके ऊपर स्कोर करना है। तो बेसिकली आपकी इंग्लिश को जज करते हैं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स इतनी है कि आप उस कंट्री में आके पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। जी, चलिए मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जैसे कि यूएस में एडमिशन लेना है, तो उसका भी रोड मैप अगर आप बता दें। यूएस में बेसिकली अगर आपने जैसे मैंने भी बताया आईएलटीएस और टोफल दे दिया है तो आप यूएस के अलावा बाकी कहीं भी जगह आपको कहीं भी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशल एग्जाम नहीं देना पड़ता है। पर लेकिन आपको यूएस में अप्लाई करना है तो उसके लिए स्पेशली आपको जीआरई देना पड़ता है। अब जीआरई भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक जीआरई हमारा एक जनरल जीआरई होता है और एक हमारा होता है जीआरई सब्जेक्ट होता है। तो जो जीआरई सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली इंडिया में खाली साल में एक बार होता है। मेरे को मतलब फिजिक्स का बोलूँ तो मैं वो फिजिक्स का जीआरई अक्टूबर के आसपास होता है। और आप देखेंगे कि अगर उसके आपको ऑनलाइन पेपर्स मिल सकते हैं, आप देखेंगे कि वो इतना हार्ड नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आप नेट जेआरएफ या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा उसको क्लियर करने में। बट द ओनली इशू इज कि यहाँ पर हमारे पास जो उसकी फीस होती है दोनों जनरल और दोनों सब्जेक्ट की दोनों की अराउंड 13,000 होती है। तो हम यूजुअली इतना स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हमको कोई एक एग्जाम प्रीफर करना है तो वो होगा जीआरई जनरल एग्जाम। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक यूएस के प्रोफेसर के साथ मेरा इंटरव्यू था। तो उस वक्त तक मैंने जीआरई अभी भी नहीं दिया है, मैंने उस वक्त तक भी नहीं दिया था। तो उसने मेरे को यही बोला था कि अगर आप दोनों देते हैं तो वो आपकी उसमें सीवी में ऐड तो होगा, पर आपको बेसिकली जरूरत होती है वो खाली जनरल जीआरई की जरूरत होती है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तैयारी करते हैं सब्जेक्ट की, तो जीआरई जो सब्जेक्ट होता है वो आसान हो जाता है देने के लिए। तो जनरल वाला ही मेनली फोकस में होता है। तो आप अगर स्पेंड करना है खाली एक ही जीआरई पे तो आप जीआरई जो जनरल वाला है उस पर स्पेंड कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जीआरई तो नहीं दिया था, तो अगर आप अपने व्यूअर्स को और अच्छा इस बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो आप किसी स्टूडेंट के इंटरव्यू ले सकते हैं जिसने जीआरई ऑलरेडी दिया हो, तो वो काफी हेल्पफुल होगा। जी जी त्यागी, बिल्कुल जीआरई का एक इंटरव्यू लिया जाएगा। थोड़ा सी मैं आपसे एक क्वेश्चन और भी बोलूंगा कि जैसे कि एक कंफ्यूजन मेरे मन में आ रही है कि जीआरई अगर है तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा ब्रॉड में एडमिशन में।
जीआरई ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल में ऐड करेगा, बट ये नहीं है कि जीआरई के बिना आपको काम नहीं चलेगा। खाली यूएस ही ऐसी कंट्री जहाँ पे आपको जीआरई चाहिए, बाकी उसके अलावा आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट हर जगह आपका बिना जीआरई काम हो जाता है। बस मतलब अगर आपको ज्यादा स्पेंड नहीं करना है तो फिर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप आईएलटीएस या टॉफल में से कोई एक एग्जाम दीजिए, उसके बेसिस पे आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये दोनों एग्जाम बेसिकली इतने हार्ड नहीं होते, जैसे आपकी नॉर्मल इंग्लिश चेक करने के लिए होते हैं। एंड आप ये कभी भी दे सकते हैं। लाइक मैंने आईएलटीएस दिया था तो फिर वो एक महीने में आप 4 बार उसका एग्जाम होता है, तो आप कोई भी अपनी डेट अपने अकॉर्डिंग चूज करके कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। ऑब्वियसली जीआरई आपकी सीवी में जरूर ऐड करता है, वो थोड़ा इम्पैक्ट डालेगा, बट ऐसा नहीं है कि वही इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी कंट्रीज है जैसे कि ताइवान हो गया, वहां पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे वो यूजुअली इंडियन स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि आपने ये नेट, आपने गेट और ये जेस्ट दिया है या नहीं दिया। अगर ये दिया है तो आपकी उसमें रैंक क्या है। वो आपको जीआरई इतना मैटर नहीं करता, वहां पे आपका नेट गेट मैटर करता है। और इन कंट्रीज में नेट गेट काफी प्रेफरेबल होता है कि अगर आपने इनमें अच्छा स्कोर किया हुआ है तो आपके काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जीआरई ऑब्वियसली ऐड तो करता है सीवी में, पर इतना जरूरी नहीं है। जैसे कि त्यागी आपने एडमिशन लिया, तो आपने जीआरई तो दिया नहीं था, तो आपने क्या मेल के थ्रू या किसी इंटर्नशिप के थ्रू, किसके थ्रू आपने एडमिशन लिया था? जो मेरे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे यूजुअली जो प्रोसेस होता है जिसमें मैं हूँ, वो 3 स्टेप प्रोसेस है। तो हम पहले ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो उसमें यूजुअली आपसे पूछते हैं कि आपको 3 ऐसे प्रोफेसर के नाम डालने हैं जो आप जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे। उसके बाद आपकी प्रोफाइल एक एकेडमिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता है, उसके बाद वो फॉरवर्ड होती है अपने प्रोफेसर को। उसके बाद आपका एक प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू होता है और एक फाइनल आपका एचआर राउंड इंटरव्यू होता है। तो मैंने यहाँ पे प्रोफेसर को पहले ही मेल कर दिया था, तो फिर मैं उसके पहले से कांटेक्ट में था। तो उसको जब उसके पास मेरी प्रोफाइल पहुंची, तो सीवी पहुंचा, तो उसके लिए आसान था रिकॉग्नाइज करना मुझे। और मैंने आईएलटीएस दिया हुआ था जो यहाँ के लिए जरूरी था। तो बेसिकली आप जस्ट प्रोफेसर को मेल करना स्टार्ट कीजिए। अब वो आपको, अगर आपके सीवी में इंटरेस्टेड है तो वो आपको बताएंगे कि आप इस थ्रू आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कि आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना है। तो इट्स जस्ट आपको प्रोफेसर को मेल करना स्टार्ट करना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप फॉर इट। जी जी। जैसे कि आपने इंटरव्यू की बात कही, तो इंटरव्यू में वहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बेसिकली जो अब्रॉड वाले जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपने जो काम किया हो उसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, वो आपके ग्रेड्स देखकर जज कर लेते हैं। तो लाइक अनलाइक इंडिया जहाँ पे हमारे हमसे ज्यादातर लाइक कोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आपने काम क्या किया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कंडेंस मैटर फील्ड में काम किया हुआ था, तो फिर उसमें क्या काम किया हुआ था और उसमें रिसर्च का क्या प्लान है आगे। तो ये सब चीजें ज्यादातर पूछते हैं। एंड ये यहीं जहाँ पे मैं हूँ वहाँ का ही नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह यही सिस्टम है। मतलब अब्रॉड में सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे ही इंटरव्यू लेती हैं कि वो जस्ट आपके रिसर्च एरिया पर फोकस करते हैं। जी जी। जैसे कि आपने रिसर्च एरिया की बात कही, हम्म। जिसको रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हमारे चैनल पे ऐसे क्वेश्चंस भी आए, जिनके पास ना ही रिसर्च एक्सपीरियंस है, ना ही उनके पास कोई थीसिस है। तो हम्म। उनके लिए क्या बेस्ट वे हो सकता है जो वो अब्रॉड में एडमिशन ले सकें? अ, इस केस में अगर उनका काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स वर्क रहा है, मतलब काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेड रैंक परफॉर्मेंस रहा है, तो उनके लिए तो थोड़ा आसान हो सकता है। पर लेकिन अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लाइक इंडिया में हर आईआईटी में या फिर हर एनआईटी में सब जगह रिसर्च प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो आप पहले वहां पे जाके आप 6 महीने वहां पे जाके प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको उस फील्ड के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको उसको उसमें इंटरेस्ट है नहीं है। वो आपके सीवी में भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कहीं भी तो जाने के। जी। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप होती है और प्रोजेक्ट, जैसे अभी आपने बात कही, तो इसका भी कितना इफेक्ट वहां पे पड़ सकता है? काफी इफेक्ट पड़ता है इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का, क्योंकि एक तो आपके पास एक एडिशनल आपका रेफरी हो जाता है। जैसे जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करेंगे या जहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो आपका एज सच वो आपका आपको रेफरेंस देने के लिए एक रेफरी आपका बढ़ जाता है फ्रॉम अ प्लेस विच इज डिफरेंट फ्रॉम योर कॉलेज। और उसके साथ साथ आपको काम का एक्सपीरियंस होता है, तो आप काम के बारे में जानते हैं, तो आपके रिसर्च आपके सीवी में ये चीज भी ऐड होती है। तो बेसिकली आप सब कुछ जो कर रहे हैं आप अपने सीवी में ऐड करने के लिए कर रहे हैं चीजों को। तो वो चीज आपकी सीवी में ऐड हो रही है, तो आगे आप रिसर्च ऐड हो गई तो आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो गया। तो आगे जो प्रोफेसर आपको इंटरव्यू लेगा वो जानता है कि आपको उस फील्ड का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली यहाँ पे अकोमोडेट कर पाएंगे, इजीली आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे, तो वो काफी हेल्पफुल होगा। जी जी। तो आगे एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि कोई वहाँ पे अब्रॉड से पीएचडी या एडमिशन वहाँ ले लेता है, तो जो एक्सपेंसिव आता है रहने खाने पीने का, तो उसके लिए जो वहाँ से स्टाइपेंड मिलती है, क्या उसमें सरवाइव हो जाता है या कम पड़ता है? ऐसा कुछ उसको आप थोड़ा डिफाइन कर दें।
एक्चुअली हर यूनिवर्सिटी का स्टाइपेंड का सिस्टम अलग होता है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि हमको फेलोशिप या तो यूनिवर्सिटी दे सकती है, या फिर हम कोई गवर्नमेंट की फेलोशिप है जो जैसे दो कंट्रीज के बीच में टाई अप कोई स्कॉलरशिप होती है स्टूडेंट्स की, उसके थ्रू जाए। तो बेसिकली वो इतना होता है कि आप सर्वाइव भी कर पाए और आप इनफ सेव भी कर पाते हैं। तो लाइक ये एक फैक्टर होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में पीएचडी नहीं करना चाहते हैं कि बिकॉज इंडिया में लाइक अब तो शायद बढ़ गया, अब तो दे गेट अराउंड 31,000। बट अगर आप बाहर जी अप्लाई करते हैं और बाहर पीएचडी करते हैं तो उनको इतना मिलता है कि वो उससे ज्यादा सेव कर पाते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट हर जगह स्टाइपेंड इतनी है कि आप इजीली अच्छा सेव भी कर पाते हैं और आपका अकोमोडेशन का भी सब कुछ खर्च हो जाता है। तो काफी इंस्टीट्यूट तो ऐसे भी हैं जो आपको अकोमोडेशन फ्री देते हैं, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। जी मेरा क्वेश्चन आगे ये है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश में थोड़ा कम अच्छे होते हैं, तो अब्रॉड में क्या उनको प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज की आती है? अगर आपकी नॉर्मल इंग्लिश भी है तो आप सर्वाइव कर लोगे, ऐसा सच नहीं है, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जस्ट बेसिक पीएचडी करने का क्या है कि आपको पेपर रीड करना आना चाहिए, आपको रिसर्च करना, आपको जस्ट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इतनी कि आप जस्ट कम्युनिकेट कर पाओ। अगर उतनी नॉर्मल इंग्लिश आती है तो आप सर्वाइव कर लोगे, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। और जैसे जो एग्जाम भी होते हैं ये आपके स्किल्स टेस्ट करने के लिए, आईएलटीएस वगैरह, उसमें भी आपसे नॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है। तो आप अगर मतलब जैसे आप कोर्स के लिए रजिस्टर करते हो इन आईएलटीएस के लिए, तो आपको एक बुकलेट भेजते हैं, एक हफ्ते के अंदर वो बुकलेट आ जाती है। तो उसमें आपके 4 पेपर्स होते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। जस्ट अगर आप उनको ठीक से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्टली, और फिर आपको कोई इशू नहीं होता कि वो क्लियर नहीं होगा। सिंपल एग्जाम होता है। तो अगर आप जैसे आप सिंपल इंग्लिश जानने वाले भी हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, और फिर अब जैसे आप बाहर आएंगे तो टाइम टू टाइम आपका इंग्लिश की स्किल भी इंप्रूव होती रहेगी। त्यागी, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अब्रॉड में पीएचडी करने के फायदे क्या क्या होते हैं? फायदे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप अब्रॉड में पीएचडी कर रहे हैं तो लाइक एक गाइडलाइन है कि अगर आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है तो इट्स बेटर कि आप जो अंडर 500 रैंक यूनिवर्सिटीज हैं उनसे ही पीएचडी करें, क्योंकि फिर बाद में आपको इंडिया आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रोफेसरशिप में थोड़ी इश्यूज आते हैं। और अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। आप जस्ट आपको देखना है कि जो प्रोफेसर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। और फायदे, ये बेसिकली फायदा है कि आपको शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है इस केस में जब आप बाहर पीएचडी करते हैं। और लाइक आपको शायद लाइक इंडिया में थोड़ा फंडिंग इशू तो है ही, अब खैर ऑलमोस्ट काफी जगह फंडिंग इश्यूज है, पर कंपेरेटिव टू इंडिया बाहर इतना फंडिंग इशू नहीं है। तो आप लाइक ज्यादा कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हो, आप ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बेसिकली यही कुछ फायदे हैं बाहर पीएचडी करने के। जी जी त्यागी, मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अगर आप कुछ एडिशनल एडवाइस दे सको स्टूडेंट को तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर आपको बाहर पीएचडी करनी है तो आपको अप्लाई करते रहना है। लाइक आपको हो सकता है आपको 100-200 या उससे भी ज्यादा टीचर्स को मेल करना पड़े बाहर पीएचडी करने के लिए, क्योंकि ये इश्यूज आएंगे कि प्रोफेसर आपको बोलेगा कि उसके पास फंडिंग नहीं है या उसके पास पोजीशन नहीं है, या फिर बहुत ऐसे प्रोफेसर होंगे जो आपको मेल का रिप्लाई भी नहीं करेंगे। तो आपको जस्ट पेशेंस बनाए रखनी है और आपको अप्लाई करते रहना है। तो दैट्स द ओनली एडवाइस। तो आप अप्लाई करते रहेंगे और आपकी सीवी, अगर आपको अपनी सीवी पे कॉन्फिडेंस और अपनी रिसर्च पे कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। थैंक यू शुभम त्यागी, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट समय हमारे चैनल कंपटीशन वेल को दिया। सो ओके, व्यूवर्स, इस टाइप की वीडियो और जानने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू त्यागी। थैंक यू विवेक, हैव अ नाइस डे।